नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की दुर्गति हो गई है, लेकिन क्या इसको बसपा का खात्मा समझ लिया जाए? क्या बहुजन समाज पार्टी समाप्त हो गई है? क्या बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की बी टीम साबित हुई है? बसपा का भविष्य क्या है और उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति का भविष्य क्या है? इसको लेकर के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और मानवाधिकार कार्यकर्ता विद्याभूषण रावत ने हस्तक्षेप.com पर एक लेख लिखा है और इस पूरे प्रकरण की समीक्षा की है। तो आइए, क्या है विद्याभूषण रावत के विचार बहुजन समाज पार्टी को लेकर के और क्या उन्होंने इस आलेख में लिखा है, इसको हम देखते हैं, आपको बताते हैं। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा भी कि आपकी राय क्या है। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है विद्याभूषण रावत ने। 10 वर्ष के बाद भारत में केंद्र की सरकार अब बहुमत के लिए अपने सहयोगियों पर निर्भर रहेगी और इसके संकेत साफ भी दिखाई देने लगे जब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अन्य सहयोगियों के साथ नरेंद्र मोदी के साथ बैठे दिखाई दिए और भाजपा के ताकतवर नेता थोड़ा किनारे किए गए। लेकिन ये सब तो राजनेताओं की ईगो को ठंडा करने के लिए है, नहीं तो इतनी जल्दी कोई बदल जाए ये नहीं समझना चाहिए। खैर, अच्छी बात यह है कि भाजपा 240 पर सिमट गई और अपने दम पर सरकार में नहीं है, उसे अपने सहयोगियों पर निर्भर रहना पड़ेगा। इन चुनावों में कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है और वह 100 सीटें जीत चुकी है। कोई भी यह कह सकता है कि इसे अच्छा परफॉर्मेंस कैसे कहें जब पार्टी की राज्यों में कोई भी सीट नहीं ला पाई, जैसे दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि राज्य। लेकिन आज के हालात में जब हमारे स्वतंत्र संस्थानों की स्थिति बेहद निराशाजनक है और ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई और मीडिया के बेतरतीब इस्तेमाल अपने राजनीतिक विरोधियों को आर्थिक और सामाजिक तौर पर पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए किया जा रहा हो, तो इंडिया गठबंधन की परफॉर्मेंस को बेहतरीन कहा जा सकता है। भाजपा का प्रचंड बहुमत से सत्ता में आने का सपना टूट गया है और देश के सभी संविधान पसंद लोगों ने राहत की सांस ली है। देश के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण इन चुनावों के कुछ निष्कर्ष समझना जरूरी है ताकि सभी इनसे कुछ सीख सकें। उत्तर प्रदेश ने देश के संविधान की लड़ाई में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है और इंडिया गठबंधन के नेताओं को खुल के समर्थन किया। मान्यवर काशी राम साहिब कहा करते थे कि हमें दिल्ली में मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए ताकि उससे दलितों के हितों से संबंधित कानून पास करवा लिए जाएं। जब काशी राम साहब ये बात कह रहे थे, वो उस समय बसपा को निर्णायक भूमिका में देख रहे थे। उनका मतलब साफ था कि सरकारों के पास अपना बहुमत नहीं होता तो छोटे और क्षेत्रीय दल निर्णायक भूमिका में होते हैं और अपनी बातें और मांगे मनमाने में कामयाब होते हैं। मतलब यह है कि मजबूर सरकार दलितों के हित में उस समय आएगी जब अपनी बात मनवाने के लिए दलितों की पार्टियां संसद या विधानसभाओं में मौजूद रहें। मतलब यह है कि आज के हालात में यदि बसपा के पास 5 सांसद भी होते तो वे बहुत बड़े बदलाव के वाहक बन सकते थे। बहुजन समाज पार्टी वर्तमान लोकसभा में बिना किसी प्रतिनिधित्व के रहेगी। पार्टी की रणनीति पर बहुत सवाल उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पार्टी कुछ क्षेत्रों को छोड़कर अपना प्रभाव नहीं दिखा पाई। पार्टी ने बड़ी संख्या में मुस्लिम नेताओं को खड़ा किया था, लेकिन वो रणनीति सफल नहीं हो पाई। किसी गठबंधन के अभाव में पार्टी बहुत कमजोर स्थिति में है और पार्टी को गंभीरता से अपने भविष्य की रणनीति पर विचार करना होगा। बसपा का मजबूत होना क्यों जरूरी है? इस आलेख को लिखते समय ये साफ कहना चाहेंगे कि बसपा का मजबूत होना देश में लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है। बसपा अम्बेडकरी आंदोलन से निकली पार्टी है और उसका हर्ष वैसा ना हो जैसा एक समय में आरपीआई का हो गया। राजनीति में ऐसे दौर आते हैं और गुजर भी जाते हैं। बसपा जैसी कैडर इस पार्टी दोबारा से अपनी ताकत प्राप्त कर सकती है, लेकिन उसे अपने लिए लंबे समय के सहयोगी चाहिए होंगे। एकला चलो की रणनीति अब कारगर नहीं है। बसपा को अपनी रणनीति में व्यापक बदलाव लाने होंगे। पार्टी अपना घोषणा पत्र नहीं बनाती, लेकिन अब उसे ये काम करना चाहिए और सोशल मीडिया और सांस्कृतिक विभाग को भी मजबूत करना चाहिए। अब की बार बसपा नैरेटिव की लड़ाई हार चुकी थी क्योंकि संविधान बचाने के सवाल और सपा कांग्रेस गठबंधन ने उसके अधिकांश वोट खींच लिए। मैंने बसपा की ग्रोथ को 1990 से देखा है, जब मान्यवर कांशीराम ने पार्टी को खड़ा किया और उन्होंने उत्तर प्रदेश में समाज को सुश्री मायावती के नेतृत्व में एक प्रेरणादायी नेतृत्व दिया। याद रखिए, मान्यवर कांशीराम का आंदोलन उत्तर प्रदेश में तभी सफल हुआ जब उसमें मायावती जैसे जुझारू महिला नेतृत्व कर रही थीं। आज लोग कुछ भी कहें, लेकिन इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि कांशीराम जी के नेतृत्व में और सुश्री मायावती के रूप में एक मजबूत व्यक्तित्व के बिना ये आंदोलन सफल नहीं हो पाता। किसी भी महान व्यक्तित्व की शक्ति और सफलता इस बात से मानी जा सकती है कि उसने कितने नए नेतृत्व को खड़ा किया।
अक्सर वही हमारे नेताओं की असफलताएं हैं, क्योंकि वे अपने परिवारों को छोड़ नया नेतृत्व विकसित ही नहीं करना चाहते। इस संदर्भ में मान्यवर कांशीराम भारतीय राजनीति के पुरोधा माने जाएंगे, क्योंकि जिस दौर में बड़ी बड़ी पार्टियों में महिला नेतृत्व केवल किसी बड़े नेता के अधीन काम कर रही थीं, वहीं बसपा में सुश्री मायावती जैसी सशक्त व्यक्तित्व ने उत्तर प्रदेश में नेतृत्व संभालकर पार्टी को राष्ट्रीय फलक पर ला खड़ा किया। पार्टी केवल एक समाज की नहीं थी, क्योंकि पार्टी ने गांव-गांव में अपने आप को अति पिछड़ों और दूसरी दलित जातियों से जोड़ा। भारतीय राजनीति में बहुजन सिद्धांत का प्रतिपादन केवल मान्यवर कांशीराम ने किया। जब से भारतीय समाज का राजनीतिकरण हुआ और लोकतांत्रिक परंपराओं की नींव पड़ी, तब से बहुजन समाज की बात करने वाले केवल एक ही पार्टी या नेता रहे, और वह है बसपा और मान्यवर कांशीराम साहब। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कांग्रेस, भाजपा, सपा, राजद, जनता दल, साम्यवादी पार्टियां किसी में भी मूल रूप से बहुजन शब्द या सिद्धांत से कोई लेना देना नहीं है। अपने जन्म के लगभग 35 वर्ष बाद समाजवादी पार्टी आज बहुजन की बात कर रही है। हालांकि लगता यह है कि बहुजन शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहती, इसलिए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल किया है, जो केवल एक राजनीतिक समीकरण है और इसमें अभी भी बहुजन समाज की खुशबू नजर नहीं आती। ये ब्राह्मणवादी, पूंजीवादी व्यवस्था का कोई विकल्प नहीं है। इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि उत्तर प्रदेश में जिस अम्बेडकरी आंदोलन के बीच आरपीआई के समय से मौजूद थे, उसे सही मायनों में बहुजन समाज पार्टी ने मुकाम तक पहुंचाने के प्रयास किए। बसपा को गठबंधन का महत्व पता है। जब पहली बार बहन जी ने बिना किसी दूसरी पार्टी के सहयोग के सत्ता संभाली थी, तो वह भी सामाजिक गठबंधन ही था। लेकिन उसके बाद बसपा के ये गठबंधन टूट गए, या बहुत से लोगों ने ऐसी खबर फैला दी कि मायावती जी बिना सतीश चंद्र मिश्र के कोई निर्णय नहीं लेती। ये विरोधियों द्वारा उन्हें बदनाम करने की चाल थी। वैसे पार्टी में सभी से पूछकर काम हो तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ऐसा प्रचारित किया गया कि बसपा सुप्रीमो किसी की नहीं सुनती। खैर, इन सभी बातों के कोई मतलब नहीं होते यदि मायावती जी लोगों से अपना संपर्क रखती। उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों से बहुत से अच्छे से वाकिफ होने के कारण और बहुजन आंदोलन से जुड़े साथियों से नज़दीकी रिश्तों के कारण मैं एक बात कह सकता हूं कि आज भी बसपा की ताकत बहुत बड़ी है, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने देश में हो रहे बदलाव को सही से नहीं आंका और नतीजा हुआ कि पार्टी आज की परिस्थितियों से बहुत दूर दिखाई देती है। आज देश का बहुत बड़ा वर्ग युवा है, जो सन 2000 के बाद की पैदाइश वाला है। उसने सुश्री मायावती के कार्यकाल को भी ढंग से नहीं समझा होगा। शायद अधिकांश को वो याद भी नहीं हो। आज का युवा अपने एजेंडे पर बात करना चाहता है। वो हर समय जाति समीकरण नहीं, अपने प्रश्नों पर आपकी राय और इरादा जानना चाहता है। दुर्भाग्यवश बसपा ने कभी भी उन प्रश्नों पर खुले तौर पर अपने विचार नहीं रखे। बसपा के साथ एक खास बात यह है कि देश दुनिया के अम्बेडकरी लोगों की सहानुभूति उसके साथ आज भी है। लोग व्यक्तिगत तौर पर निराश होते हैं और पार्टी को मिशन के नाम पर समर्थन देते हैं। पिछले वर्ष पंजाब के चुनाव से पहले मैं बर्मिंघम, इंग्लैंड से अपने अम्बेडकरी मित्र देवेंद्र चंद्र जी के निमंत्रण पर उनके गांव नकोदर गया, जो एक समय में बसपा का बड़ा गढ़ था। देवेंद्र जी के पिता बसपा के नेता थे और मान्यवर कांशीराम उनके घर पर आ चुके थे। गांव में अधिकांश घरों पर बसपा के झंडे दिख रहे थे। मैं एक पुराने बुजुर्ग के घर पर गया, जिनके घर पर हाथी का झंडा लगा था। उनसे पूछा कि पार्टी की क्या स्थिति है। उन्होंने मुझे बताया कि पार्टी की स्थिति पंजाब में अच्छी नहीं है, लेकिन वह मिशन के लिए काम करते रहेंगे। पार्टी चाहे जीते या नहीं, हम मान्यवर कांशीराम के बहुजन मिशन के सिपाही और मरते दम तक पार्टी के साथ ही रहेंगे। ऐसे जुझारू कार्यकर्ता आज भी बहुत जगहों पर हैं, लेकिन बसपा को सोचना पड़ेगा कि आज के युवाओं में इतनी सहनशीलता नहीं है कि वे पार्टी के सत्ता में आने का इंतजार करें। मैं जानता हूं आज भी बहुत से युवा जो बसपा का झंडा सोशल मीडिया पर बुलंद किए हुए हैं, वे अंदर से निराश थे। सबके दिल में एक टीस थी कि काश बहन जी जनता के बीच एक्टिव हो जाती, काश आनंद लगातार यात्राएं करते। आनंद जब एक्टिव हुए तो एक भाषण को लेकर उन्हें पद से ही हटा दिया गया। ऐसी स्थिति बेहद निराशाजनक है। आज लोग बसपा के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। उत्तर प्रदेश में दलितों ने पिछड़ों और मुस्लिम मतदाताओं के साथ मिलकर इंडिया गठबंधन के रूप में सपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों को वोट दिया है। ये वोट संविधान को बचाने के लिए गया, क्योंकि भाजपा सरकार ने युवाओं के साथ जो खिलवाड़ किया है वो जगजाहिर है। जैसे मैंने कहा, बसपा नैरेटिव की लड़ाई में हार गई। जैसे मैंने कहा, पार्टी में दूसरी कतार में युवा नेतृत्व की कई लाइनें लगी होनी चाहिए थीं, जो नहीं हैं। आज ये पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी है कि वह देश भर में मौजूद अम्बेडकरी विचारकों, लेखकों, युवाओं की भावनाओं को अभिव्यक्त करने में पूरी तरह से असफल साबित हुई है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इन अम्बेडकरी युवाओं की पहली पसंद अभी भी बसपा है, लेकिन उनकी भावनाओं का सम्मान करने के लिए पार्टी ने न केवल राजनीतिक पक्ष मजबूत करे, अपितु सांस्कृतिक पक्ष को भी मजबूत करे। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि बसपा ने उत्तर प्रदेश में वोट कटुआ की भूमिका निभाई और उसके चलते कांग्रेस सपा गठबंधन बहुत सी सीटें हार गया। इस प्रकार के आरोप लगाने वाले असल में ना तो राजनीति को समझते हैं और ना ही वैचारिक रूप से ईमानदार हैं।
बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है, उत्तर प्रदेश में अभी भी उसका व्यापक जनाधार रहा है। सुश्री मायावती उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार की मुखिया रही हैं। यदि बसपा का किसी के साथ गठबंधन नहीं हुआ तो इसका अर्थ यह नहीं कि पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। वोट कटुआ के आरोप बसपा पर कोई पहली बार नहीं लगे हैं। मान्यवर काशीराम के समय भी ऐसे आरोप लगाए जाते थे, लेकिन उनके पास इन सबके बेहतरीन जवाब थे। वह इस बात में भी बसपा की ताकत का एहसास करवाते थे कि बसपा को गंभीरता से लें, क्योंकि यदि वह चुनाव नहीं जीत सकती तो आपको चुनाव हरा भी सकती है। चुनाव के विभिन्न दल भाग लेते हैं, कई बार उनके गठबंधन होते हैं और कई बार नहीं बन पाते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पार्टी चुनाव न लड़े और उस पर आरोप लगा देना कि वो भाजपा से पैसे लेकर चुनाव लड़ी है और उस आंदोलन का भी अपमान है जहाँ से बसपा निकली है। बसपा ने राजनीतिक गलतियाँ की हों, लेकिन उसके खात्मे की जो उम्मीद कर रहे हैं वो जनतंत्र और दलितों के साथ न्याय नहीं कर रहे। जब भी बसपा की उपलब्धियों की बात आएगी तो उसे केवल पार्टी की सरकार और वोट शेयर तक सीमित नहीं किया जा सकता। आज अखिलेश यादव, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जो बाबा साहब की जय जयकार कर रहे हैं वो बसपा के प्रभाव का ही कमाल है। बसपा ना होती तो भारत के राजनीतिक दलों में दलित केवल अनुसूचित जाति के पिंजरे में कैद होते और उनकी भूमिका केवल नेताओं के लिए भीड़ जुटाने की होती। मान्यवर काशीराम जी ने बसपा के जरिए बहुजन समाज को उनकी शक्ति का एहसास करवाया। इन चुनावों के पहले से ही मैंने कहा कि बसपा नैरेटिव की लड़ाई पहले ही हार चुकी थी। पार्टी प्रमुख द्वारा हार का ठीकरा मुस्लिम संप्रदाय पर फोड़ना बेहद ही निराशाजनक है। पार्टी को अपना जनाधार वापस लाने के लिए अति दलित पिछड़ों के साथ साथ कथित उच्च वर्गों के भी उन लोगों से सहयोग लेना चाहिए जो जातिभेद के विरुद्ध हैं। यदि अधिकांश सवर्ण समूह आज भाजपा के साथ हैं तो भी उन लोगों का सहयोग लिया जाना जरूरी है जो सांप्रदायिक और जातिवादी राजनीति का विरोध करते हैं। बाबा साहब का जाति उन्मूलन का सिद्धांत अभी भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पहले था। पार्टी युवाओं से जुड़े और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे युवा को साथ जोड़े जाने की आवश्यकता है, क्योंकि उनके अलग राजनीतिक दल बनाने से कोई ब्राह्मणवादी दल तो कमज़ोर नहीं होंगे, लेकिन उसका नकारात्मक असर बसपा पर ही पड़ेगा। बसपा का उत्तर प्रदेश में अभी भी जनाधार है, लेकिन उसके मिशन के सिपाहियों में गहन निराशा है। उन्होंने सीने पर पत्थर रखकर कुछ ऐसे दलों को भी वोट दिया है जिन्हें बसपा का कार्यकर्ता कभी वोट नहीं दे सकता। इसका कारण केवल एक था कि बसपा के कार्यकर्ताओं ने भी ये मान लिया था कि पार्टी भाजपा को हराने में सक्षम नहीं है। सभी संविधान बचाने और दलितों पर हिंसा और आरक्षण के सवाल पर सरकार की भूमिका को समझ रहे थे, इसलिए उन्हें लगा कि इंडिया गठबंधन इसमें अधिक गंभीर और सक्षम है, इसलिए वे उस तरफ चले गए। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में हार के बावजूद बसपा अभी पुराने दौर में आ सकती है यदि सुश्री मायावती पुनः मजबूती से जनता से संवाद करें, उत्तर प्रदेश के गांव-गांव तक एक यात्रा करें। मैं उनकी पैदल यात्रा की बात नहीं कर रहा, लेकिन यदि 2027 से पहले उन्होंने अपने कैडर को ये संदेश भेज दिया कि पार्टी उनके सवालों पर गंभीर है, तो उत्तर प्रदेश को दोनों गठबंधनों को बसपा के पास समझौते के लिए आना पड़ेगा। शायद सुश्री मायावती इस बात को समझ रही हैं, लेकिन उससे पहले उन्हें पुनः बसपा को पुनर्जीवित करना होगा और उन जातियों, समूहों, लोगों को पार्टी से जोड़ना होगा जो बाबा साहब के मिशन को समर्पित हैं और देश में सांप्रदायिक और जातिवादी राजनीति का विरोध करते हैं। इस बात को भी समझना जरूरी है कि सारी समस्याओं की जड़ में बसपा नहीं है। पार्टी ने रणनीति के स्तर पर भले भूलें की हों, लेकिन दलित नेतृत्व को हाशिए पर रखने की कोशिशें हमेशा से हुई हैं। इसमें पिछड़े वर्ग की राजनीति और नेताओं का भी रोल लगभग वैसे ही है जैसे वर्णवादी मानसिकता की शिकार पार्टियों का। बसपा को तो आप पानी पी कर कोस रहे हैं कि उन्होंने जानबूझकर ऐसे प्रत्याशी दिए जो सपा कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकें, लेकिन एक राजनीतिक दल अपने प्रत्याशी तो खड़े करेगा ही, और ये तो उन दलों को देखना था कि बिना बसपा के वे कुछ कर पाते हैं या नहीं। आखिर बसपा के साथ ही तो ऐसा नहीं हुआ। चंद्रशेखर आज़ाद तो क्यों नहीं गठबंधन में लिया गया? उनके खिलाफ नगीना में चुनाव प्रचार करने के लिए अखिलेश भी गए। महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर को भी महाविकास अघाड़ी में नहीं लिया गया। नतीजा यह है कि यदि कल प्रकाश अंबेडकर भी रामदास आठवले की राह पकड़ लें तो क्या होगा? यदि हम बिहार की राजनीति देखें तो रामविलास पासवान जैसे जुझारू नेता के भाजपा के साथ जुड़ने के पीछे की राजनीति को बिना लालू नीतीश की राजनीति को समझे हम ईमानदारी से कभी नहीं समझ पाएंगे। बिहार में आज सामाजिक न्याय के एजेंडे में दलित कहीं है ही नहीं, और इसलिए दलित राजनीति को स्वयं को वजूद में रखने के लिए गठबंधन करने पड़ेंगे, जैसे पिछड़े या सवर्ण नेता कर रहे हैं। तेजस्वी के नेतृत्व में राजद ने और नीतीश के जद ने चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को कभी स्वीकार ही नहीं किया, और नतीजा यह है कि आज वे न केवल केंद्र सरकार में शामिल हैं, अपितु बिहार में भाजपा को भी जिताने में कामयाब हो गए। अब हम जो भी समझें, लेकिन जीतन राम मांझी का केंद्रीय मंत्री बनना मुसहर समाज में एक बहुत बड़ा संदेश भेजेगा, और इसका असर बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों पर पड़ेगा। अस्मिताओं की राजनीति के खेल में भाजपा अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों से बहुत आगे है। ओडिशा में एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने ओडिशा में पटनायकों की राजनीतिक मोनोपोली को तोड़ दिया। कांग्रेस ये काम कभी नहीं कर पाई, लिहाजा ओडिशा में हाशिए पर चली गई।
उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन की जीत से लोग ये मतलब निकाल रहे हैं कि 2027 के चुनावों में क्या होगा। मुझे लगता है कि बसपा को जो लोग राजनीतिक लोग खत्म मान रहे हैं वे भयंकर भूल कर रहे हैं। जॉर्ज फर्नांडिस कहते थे कि किसी भी राजनीतिक नेता को तब तक समाप्त न समझो जब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं हो जाता। भारतीय राजनीति में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जब खत्म मान लिए गए राजनीतिक दल और नेता भारी बहुमत से चुनाव जीते हैं। उत्तर प्रदेश के दोनों गठबंधनों को बसपा की जरूरत होगी। 3 वर्ष का समय राजनीति में बहुत होता है। उत्तर प्रदेश में आंदोलन की पृष्ठभूमि बिहार की तुलना में बहुत बड़ी है। बसपा को जरूरत है जनता में अपनी पकड़ बनाने की और सांस्कृतिक आंदोलन को भरोसा दिलाने की। वैसे यदि सुश्री मायावती एक बार उत्तर प्रदेश की एक जनयात्रा निकाल दें तो उत्तर प्रदेश में दलितों में एक नई आशा का सूत्रपात कर सकती हैं, जिसके 2027 के चुनाव में व्यापक असर पड़ सकता है। बसपा को खारिज करने वाले सावधान रहें, क्योंकि अंबेडकर राजनीति के युग भी उनके विचारों के मूल रूप पर बनी पार्टी बसपा ही है और उसका मजबूत होना जनतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। पार्टी नेतृत्व युवाओं और मौजूदा समय की समस्याओं पर लगातार संवाद करे और अपना मिशन विजन अपडेट करे तो पार्टी फिर से बड़ी हो सकती है। यदि सपा और कांग्रेस बसपा को हाशिए पर धकेलने का प्रयास करेंगे तो मैं यह कह सकता हूं कि उनकी स्थिति राजद और जद यूनाइटेड की तरह हो सकती है। दलितों के कंधे पर लेकर ब्राह्मणवादी तंत्र की आलोचना करना केवल पाखंड होगा यदि हम दलित चेतना की वाहक पार्टियों और स्वतंत्र नेतृत्व को हाशिए पर धकेलते रहेंगे। चाहे मायावती हो या प्रकाश अंबेडकर, सभी को अपनी राजनीति के हाशिए पर धकेलने की रणनीति तथाकथित धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक न्याय की लड़ाई को और कुंद कर देगी और उन्हें हिंदुत्व के खेमे में जाने के लिए मजबूर कर देगी, जिसके दूरगामी परिणाम बेहद घातक होंगे। सभी राजनीतिक दलों को ऐसे प्रयास करने होंगे कि शोषित समाज के दलों और नेताओं को सम्मान मिले और उनकी स्वायत्तता भी बनी रहे, तभी लंबे समय तक सांप्रदायिक शक्तियों का मुकाबला हो पाएगा। सामाजिक न्याय के एजेंडे में यदि दलित और आदिवासी प्रश्न और नेतृत्व पीछे कर दिए गए हैं तो वो मुकाम कभी नहीं पहुंचेंगे और अंततः पूंजीवादी जातिवादी शक्तियों को ही लाभ पहुंचाएंगे। तो आपने सुना ये विद्याभूषण रावत का आलेख। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले आपको ये वीडियो अपलोड हो तो आपके पास सूचना पहुँच सके। धन्यवाद।